हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में बायट-सावर्ट्स लॉ की कुछ बेसिक्स सीखी थी। हम लोगों ने सीखा कि एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में किस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और उसका डायरेक्शन किस तरह फाइंड किया जाता है। और अब हम लोग इस वाले वीडियो में उसे कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में कुछ काम भी दिया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने काम किया था भाई, एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जब होती है तो उसके वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह ऑब्टेन की जाती है। तो एक्चुअली में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पर और कई सारे एप्लीकेशन है। मतलब मैं बोलूं तो भाई इस चैप्टर में ना कई सारे करंट कैरिंग वायर, मतलब अलग अलग शेप्स के करंट कैरिंग वायर की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला डिराइव करना है। कुछ तो अपने बायट-सावर्ट्स लॉ से करने वाले हैं, पर बहुत सारे फॉर्मूला डेरिवेशन हम लोग एम्पियर सेकेंड लॉ से भी करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। फिलहाल तो मान लेते हैं करंट कैरिंग वायर है, कोई करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। अपने को यहां से कोई डी के दूरी पर, यहां से डी के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है। ठीक है, और लेट्स से ये पॉइंट जहां पे लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये वाला एंगल ऊपर बन रहा है θ1 और नीचे वाला पॉइंट का एंगल बन रहा है θ2। अपने और भी एप्लीकेशंस करने वाले, जैसे ये भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर अपने को मान लो ये पॉइंट है और यहां पर एंगल निकालना है, ये ऊपर वाला एंड और ये वाला एंगल θ2 है ना, इसके लिए भी फाइंड करेंगे। बट अपने फिलहाल अभी ये केस करते हैं जहां पे ऊपर का एंड बना रहा है एंगल θ1 और नीचे का एंड बना रहा है एंगल θ2। मैं θ2 और d को दूर कर देता हूं। ठीक है, फाइन। अब अगर यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है तो इस आई करंट की वजह से, इस वायर की वजह से इस d की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑब्टेन करना है तो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। पहले देखो बायट-सावर्ट्स लॉ क्या है। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, I। ठीक है, dl क्रॉस r कैप बाई r स्क्वायर। बच्चों ध्यान देखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो। और जो बच्चे एंट्रेंस वाले हैं भाई, तरीका देखो, कहीं ना कहीं ये तरीके की वजह से ना हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स कर पाते हैं। मैं कुछ बात भी करूंगा इस पर आगे चलकर। कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस भी है जहां पे हम लोग ये जो लॉजिक सीख रहे हैं ना, इसके वजह से हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बिकॉज कई बार ना बीच के स्टेप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई और में। ठीक है, हम लोग उस पर आते हैं। फिलहाल म्यू बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था जहां पे डीएल का एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है। तो अगर अपने यहां से देखें और अगर अपने इसको ओरिजिन बोलते हैं तो यहां से कोई वाई की दूरी पे चलते हैं। ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं और इसका लेंथ बोलते हैं कोई डी वाई। ठीक है, इस एलिमेंट के वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी कितना बनेगा फाइंड करते हैं। एक और बात, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज सम आर, पता लगाते हैं यार क्या है। आपने को गिवन बस ये डी है, θ1 θ2 और आई है, और ये तो कांस्टेंट है ना। तो लिखते हैं dB, ये वेक्टर सिंबल, मैं अभी वेक्टर सिंबल को एक बार इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इस एलिमेंट की वजह से बायट-सावर्ट्स लॉ लगाते हैं, इसके वजह से यहां पे b कितना बनेगा। तो ये छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा ही बनेगा, dB लिखेंगे, I रहेगा और dy रहेगा। अच्छा, dl क्रॉस r कैप क्या होता है, dl का मैग्नीट्यूड इनटू r कैप का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल। तो अगर हम लोग सोचें, लेट्स से अगर ये एंगल कोई अल्फा है, ठीक है, ये 90 है। ठीक है, ये क्या है, 90 माइनस अल्फा होगा। या फिर एक काम करते हैं, इसे अपने एक बार के लिए 5 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 5। अब देखो तो जरा, डीएल क्या है पता है, डीएल मतलब करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन उस तरफ होता है और ये उसका लेंथ होता है। तो मतलब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो दैट इज डीएल वेक्टर। और आर कैप वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर क्या इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 माइनस 5। दिख रहा है, ये डीएल और ये आर है, एंगल ये वाला देखा जाएगा। तो आप लिखेंगे डीवाई साइन ऑफ 180 माइनस 5। ध्यान समझना। अच्छा, आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो अपने उसको लिख नहीं रहे है ना। इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल, तो अपने आर कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1, तो उसको लिख नहीं रहे, बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। ठीक, ओके। अब ये आर, ये वाई और ये 5, 3 वेरिएबल हो गए इस एक्सप्रेशन में। इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है, जब सब ना हो, एक वेरिएबल हो, मतलब 3 वेरिएबल ना हो, एक वेरिएबल हो। ठीक है, 3 वेरिएबल ना हो, एक वेरिएबल, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहें तो उसके पहले हम लोग को सबको एक फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन की जब बात आती है ना, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, आईलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लोगैरिथम, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ध्यान समझना, जनरली हम लोग का टेंडेंसी होता है
कि जितना हो पाए नीचे के फॉर्म में ले जाते हैं चीजों को। मतलब सबसे आसान होता है इंटीग्रेट करना एक्सपोनेंशियल्स को। जो लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं उनको पता होगा। फिलहाल अभी इसको इस तरह लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह नहीं, इसको इस तरह समझो कि एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना सबसे आसान है, उससे मुश्किल है ट्रिग्नोमेट्री, उससे मुश्किल है अलजेब्रा, है ना। इस तरह ऊपर लोगैरिथम इनवर्स, सबसे मुश्किल है इनवर्स, फिर लोगैरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। इस तरह इजी होता जाता है। तो अगर पॉसिबल होता है तो ट्राई करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने का, वो तो यहां पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉसिबल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले जाना चाहेंगे, बिकॉज उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है कंपेयर टू अलजेब्राइक, बिकॉज अलजेब्रा उसके ऊपर आता है। हम लोग चाहेंगे सबको अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो अब कैसे कर सकते हैं, हम लोग रिलेट करेंगे चीजों को। विल राइट दैट y by d, ये y by d क्या है, tan अल्फा। y by d क्या है, y by d क्या है, tan अल्फा। अच्छा, तो y क्या हो गया, d tan अल्फा। यहां लिख के इसको वाइप ऑफ कर देंगे, कॉपी करते चलो, ठीक है। अगर है तो पॉज करके कॉपी कर लो, हो सकता है ट्राई कर लो एक बार वापस, मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा असाइनमेंट दे दिया था इसका। तो dy by d अल्फा इक्वल्स टू d sec स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हाँ, तो dy क्या होने वाला है, d sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, ठीक है, क्लियर है। तो अपने क्या करेंगे, dy को यहां पुट कर सकते हैं और ये चीज अल्फा के टर्म में आ गया। अच्छा, ये sin 180 माइनस 5 कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, sin 180 माइनस 5 विल बी sin 5, बट मैंने चीजों को अल्फा के टर्म में लिखा है अभी भी, और मेरे पास ये भी थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है, मतलब इधर से एंगल दिया हुआ है। तो क्यों ना इस sin 180 माइनस 5 को भी हम लोग क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें अल्फा के टर्म्स में। तो आप लोग जानते हैं कि भाई अल्फा प्लस 5 दिख रहा है पे ना, ये अल्फा प्लस 5 इज 90 डिग्री, राइट। सो मैं राइट दिस एज दिस 5 एज 90 माइनस अल्फा। वहां से क्या आ रहा है भाई, वो बन जाएगा sin 5, इसे हटाते हैं, sin 180 माइनस 5 इज sin 5, है ना। तो इफ आई राइट sin 5, बोथ साइड साइन करते हैं, तो sin ऑफ 90 माइनस 5, 90 माइनस अल्फा, पार्डन, दैट इज cos अल्फा। तो अपना ये काम हो गया, ये एक बॉक्स रेडी, ठीक है, एक ये रेडी, dy रेडी। अब बचा r, अब r पे बात करते हैं। तो बच्चों देखो, ये है d, ये है r, ट्राइंगल बन रहा है यहां पर, है ना। तो लिखते हैं d by r इक्वल्स टू cos अल्फा, राइट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज d by r, ओके। देन d by और r इज इक्वल्स टू d sec अल्फा, राइट, d by cos अल्फा इज लाइक sec अल्फा। तो r भी रेडी, dy भी रेडी, और sin 5 इज cos अल्फा। अब एक बात, कुछ बच्चे ना बार बार dy को लेके गलतियां करते हैं। क्या गलतियां होती है मैं बता रहा हूं। हम लोग ना बहुत बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, बोलते हैं चलो, अब जो बच्चे कर रहे हैं शायद ट्राई, उनको रियलाइज होगा, जो बच्चे नहीं किए तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, कि y के हाइट पर जाकर dy और ऊपर जाते हैं, पर देखते कैसे, पता है कि यहां एंगल अल्फा बन रहा है और ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है डी अल्फा। और लोग बोलते हैं पता है क्या, कि व्हाट इज दिस, dy इक्वल्स टू r इंटू डी अल्फा। ये सिर्फ तब करना जब वो आर्क हो, जब वो एक आर्क हो, सर्कुलर आर्क हो। स्ट्रेट में ना हमेशा इस तरह से dy ऑब्टेन करना है, याद रखो। स्ट्रेट करंट के एनवायरमेंट में ना इस तरह से dy ऑब्टेन करो, या कोई भी स्ट्रेट लाइन हो ना तो dy इस तरह ऑब्टेन करो। वो आर्क में एप्लीकेबल है कि रेडियस इनटू छोटा सा एंगल इज दिस आर्क लेंथ, ठीक है। यहां पे मत करना, ध्यान रखना, ये गलतियां होती हैं। कॉपी कर लो भाई आराम से, ठीक है, कॉपी हो गया, आगे बढ़े, ग्रेट। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है फटाफट आगे बढ़ते चलो, फटाफट स्पीड अप करके देख सकते हो, है ना। और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना भाई। अब इंटीग्रेशन करने के पहले मैं सारी चीजों को रिप्लेस करना चाहूंगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई हम लोग ने लिख लिया था, आई डी वाई क्या लिखा मैंने अभी सोते पहले, मिटा भी दिया हम, क्या लिखा था भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने लिखा था डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, है ना, शायद ये लिखा था, ओके। साइन पाई क्या है भाई, कॉस अल्फा, और आर क्या है, डी सेक अल्फा, राइट। क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। अच्छा बाय द वे आर स्क्वायर है तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल, ठीक। ये डी स्क्वायर एक डी कैंसिल, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। मैंने ऑब्वियसली पहले बोल दिया कि मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूं, मैं डायरेक्शन की बात अलग से करूंगा, ठीक है ना, बिकॉज स्ट्रेट है ना, तो सबके वैसे डायरेक्शन सेम तरफ जाने वाला है, उससे बात करते हैं बाद में। और क्या बचा, कॉस अल्फा डी अल्फा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दे, ठीक है, फाइन, सारी चीजें बाहर आ गई, कॉस अल्फा डी अल्फा बचा। भाई
लिमिट कैसे देना होता है, लिमिट देने का तरीका क्या होता है, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो फिर से सुनो। ये वन ऑफ द एलिमेंट है जिसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। अभी तक इंडिकेशन नहीं थी तो इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ इस एलिमेंट की वजह से। ऐसे एलिमेंट्स यहां से लेके करते 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 यहां तक थे, ठीक है ना। अगर अपने यहां से देख रहे हैं और ये एंगल बना रहा है अल्फा, मतलब मेरी सारी चीजें अल्फा के टर्म्स में है, तो मेरे इस वेरिएबल के टर्म में लिमिट दिया जाएगा। तो मेरा वन ऑफ द एलिमेंट ये अल्फा है ना। अगर ये एलिमेंट देखना है तो कितना होना चाहिए अल्फा, थीटा 1। ये एलिमेंट देखना तो कितना होना चाहिए अल्फा, 0। ये एलिमेंट देखना तो कितना होना चाहिए अल्फा, नीचे की तरफ ना, तो माइनस थीटा 2। तो अगर मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे एलिमेंट देख रहे हैं तो नीचे का एंगल कितना बन रहा है, माइनस थीटा 2, फिर छोटा होते 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 0, फिर करते 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 प्लस थीटा 1। तो लिमिट कैसा दिया जाएगा, लिमिट विल बी माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, ठीक है। और यहां पे 0 से के b तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ b प्लस b इक्वल्स टू म्यू नॉट i बाई 4 पाई d cos अल्फा का इंटीग्रेशन प्लस साइन, गलती मत करना, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज प्लस साइन। तो साइन अल्फा अपर लिमिट थीटा 1, लो लिमिट थीटा 2। आई होप सबको क्लियर होगा। मैंने माइनस क्यों दिया, मैंने माइनस इसलिए दिया बिकॉज अगर एक ही सेंस में घूमते ना तो अपने दोनों को प्लस प्लस लिखते, पर जब मैंने माइनस लिखा मतलब मैंने नीचे घूमा मैं फिर ऊपर गया, सेंस उल्टे के वजह से माइनस दिया मैंने। मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं और क्लियर करता हूं इस बात को। तो ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस, है ना, साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, वो माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज अंदर से माइनस बाहर आता है साइन में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा 2। दैट्स अ फॉर्मूला। तो ये डेरिवेशन देखो फटाफट, और मैं चाहूंगा इसका रिजल्ट भी सब लोग याद रखें, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखें। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद कर लो भाई। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी बोल बोल के याद करो भाई। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बोल बोल के याद करो। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद करो फॉर्मूला। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वहां पे डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, आई इज द करंट, थीटा 1 ऊपर में एंगल, थीटा 2 नीचे में एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। थोड़े इसके स्पेशल केसेस देखते हैं फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भाई, देख लो, कोई कॉपी कर लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो। अब मैंने जैसे बताया कि मैंने माइनस एंगल क्यों यूज किया है, मैं वो समझा दूं। मैं डायरेक्शन की बात करता हूं फिर इसके बाद, ठीक है। लेट्स से अगर क्वेश्चन होता है ऐसा कि ये दूरी बता दिया गया, मान लो 2 मीटर है, ये करंट बता दिया गया 2 एम्पियर है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला पे जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, है ना, साइन 60 प्लस साइन 30, और आई अपने को पता है 2 एम्पियर, डी अपने को पता है 2 मीटर, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁷। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, 2 मेथड है डायरेक्शन निकालने का। जिन लोगों ने नहीं समझा है लास्ट वीडियो को वापस देख लेना। मैंने 2 मेथड बताया था, पहला था डीएल क्रॉस आर कैप, देखो कैसे होता है यूज। अगर राइट हैंड सही सलामत है आराम से, तो अपने राइट हैंड की ये उंगलियों को अलोंग डीएल, डीएल मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट्स के अलोंग रख दो। तो मेरे सारे एलिमेंट्स इसी लाइन पर है, ऊपर की तरफ, जिस तरफ करंट जा रहा है वो है डीएल, और उंगलियां मेरी आर की तरफ कर लो, मतलब ये पॉइंट की तरफ, ठीक है। थंब कहां पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। अगर ये पॉइंट पे निकालना है, डीएल क्रॉस आर, दिख रहा है, यहां है ना पोजीशन वेक्टर, तो मैंने उंगली इस तरफ घुमाई, तो भाई डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ थंब पॉइंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, इनवर्ट्स, यहां पे इनवर्ट्स। मैं अगर इधर की बात करूं तो मुझे पता है मेरी उंगलियां इस तरफ कर्ल करनी चाहिए, बट करंट अभी ऊपर की तरफ, तो पहले डीएल के लॉन्ग में मैंने उंगली को रख दिया, मैंने फिर हाथ को रीओरिएंट किया और देखा हाँ उंगली इस तरफ कर्ल हो रहा है, सही कर्ल हो रहा है। थंब कहां पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, तो मैंने कर दिया भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, बल्कि डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर में इनवर्ड और इधर में आउटवर्ड। एक और तरीका क्या था, सेकंड मेथड, राइट हैंड थंब रूल। थंब अगर करंट है तो कर्ल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर कर लो इस बात को, थंब अगर करंट है तो कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बोल सकते हो क्या भाई, अगर करंट इस तरह ऊपर जा रही है और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने बताया था ना, अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो तो अगर थंब करंट तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा कर्ल इज करंट देन थंब इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अभी थंब इज करंट तो कर्ल इज मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। जिस पॉइंट पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप कर दो। जैसे इस पॉइंट पर इमेजिन करो एक सर्कल है, ऐसे करके अंदर घुस रहा है, इमेजिन करो सर्कल अंदर घुस रहा है, यू ड्रॉप अ टेंजेंट, टेंजेंट इज पॉइंटिंग इनवर्ड, टेंजेंट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे इनवर्ड मतलब क्रॉस, इस पॉइंट पे आउटवर्ड मतलब डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन भी ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। 2 मेथड था।
डीएल क्रॉस आर कैप या फिर राइट हैंड थंब रूल। मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं, अब सारे स्पेशल केस पर बात करेंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशल केस से, ध्यान रखना, और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनने वाले हैं यहां से। ओके, नंबर 1 पहला रिजल्ट जो बात करेंगे, तो मैंने तो बात किया जब ऊपर नीचे दोनों तरफ वायर था, अगर हो सकता है ऐसे हो और ये पॉइंट कहीं यहां पर हो, ठीक है, ध्यान से समझना, और ये दूरी है परपेंडिकुलर, जैसे मैंने वही वायर को अगर इमेजिनरी एक्सटेंड कर दिया तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ1, समझ आ रहा है? सोचो मैं अगर लिमिट देता हूं +θ2 से +θ1 तक, मतलब मैं बस ऊपर गया फिर ऊपर ही गया, समझ आ रहा है ना? माइनस से क्या हो रहा था, माइनस देने से हो रहा था कि हम लोग इस सेंस में घूमे फिर ऊपर के सेंस में गए। यहां पे क्या हो रहा है, +θ2 मतलब ऊपर फिर और आगे बढ़ गए वहीं से, मतलब +30 से +60 गए, +30 मतलब ये एंगल +60 और ऊपर गए। अब मैं बोलता हूं -30 मतलब नीचे से -30 से करते 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 0 और फिर +60, फिर जा रहा है। ओके, डेरिवेशन पर आ जाओ, जो मैंने डेरिवेशन में जब लिमिट दिया था तब वहां पे दिया था मैंने -θ2, मैं अगर इस बार +θ2 दे दूं तो बस लास्ट के स्टेप में जाना, ध्यान देना एक बार, मैं लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ दैट cos अल्फा डी अल्फा क्या था, sin थीटा sin अल्फा, अपर लिमिट θ1 लोअर लिमिट -θ2। तो अगर मैं लिमिट में दोनों जगह माइनस रखूं, मतलब दोनों जगह प्लस रखूं तो यहां माइनस रह जाएगा, तो ये फॉर्मूला रहता अगर एलिमेंट एक ही तरफ घूम रहा होता। ठीक है, दैट्स वन ऑफ द केस। अब आगे और बात करते हैं, तो दैट्स वन ऑफ द केस जो ध्यान रखना, गलतियां जहां पे होने की चांस रहती है। तो मैंने इसलिए बताया कि हम लोग लिमिट में माइनस और प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात करते हैं लॉन्ग वायर की, मैं बात करूंगा लॉन्ग वायर की, मतलब मैं ऊपर का हिस्सा भी देख नहीं पा रहा हूं, मैं नीचे का पॉइंट भी देख नहीं पा रहा हूं, मैं वायर के सामने खड़ा हूं ऐसे, ठीक है, मुझे ऊपर का हिस्सा देखना है, मैं पूरा नजर ऊपर कर दिया हूं फिर भी दिख नहीं रहा है, मेरे लिए वो इनफाइनाइट हो गया ना। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग वायर मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में जब भी वर्ड मेंशन करते हैं लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट वायर, क्वेश्चन में वर्ड मेंशन कर दे लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होता है, तुमको ऊपर का एंड भी दिख नहीं रहा, नीचे का एंड भी दिख नहीं रहा है, तुम देखने की कोशिश करो दिख नहीं रहा है, नजर पूरा सीधा कर दियो, नजर पूरा नीचे सीधा कर दियो, तो मतलब ये लगभग 90 डिग्री बना रहा है, ये लगभग 90 डिग्री बना रहा है, समझ आ रहा है? और लॉन्ग का मतलब ये भी होता है कि तुम इतने करीब से देख रहे हो कि तुमको ऊपर का हिस्सा नजर सीधा करो तो भी नहीं दिख रहा कि वो एंड कहां है, समझ आ रहा है? तो फॉर्मूला पर जाना है, μ0I/4πd sin 90 प्लस sin 90 लगा देना है, मतलब लॉन्ग वायर का मतलब θ1 और θ2 बोथ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई होप यू क्लियर विद दिस। और डायरेक्शन वापस, थंब इज करंट, कर्ल इज मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड फील्ड लाइन इस तरह निकल रहा है, या फिर डीएल क्रॉस आर, जो करना है कर सकते हो। ये 1 + 1 2 मतलब μ0I/2πd इज द फॉर्मूला फॉर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं इस पर स्ट्रेट अवे, बहुत बार क्वेश्चन मेंशन कर देगा लॉन्ग वायर, ठीक है, याद रखो फॉर्मूला को। फाइन, ग्रेट, अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, मैं इसे इनफाइनाइट वायर या लॉन्ग वायर नाम दिया जाएगा, एक और होगा सेमी इनफाइनाइट वायर। केस नंबर 3, अगर ये सारे केसेस क्लियर हो जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि एक्चुअली मेन फॉर्मूला जो मैंने पहला बताया ना वो जान के रखो, और ये सारे फॉर्मूला टिप पर रखो दिमाग के, बिकॉज काम बनने वाला है इससे बहुत ज्यादा। मान लो कि एक एंड मेरे ठीक सामने है और एक एंड दिख ही नहीं रहा है, कहां गया, नजरें पूरी सीधी हो गई तो भी ऊपर हिस्सा दिख नहीं रहा, मतलब लगभग 90 डिग्री, पर नीचे हिस्सा ठीक सामने, मतलब θ1 इज 90 बट θ2 इज ऑलमोस्ट और इज 0, तो बी का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, μ0I/4πd sin 90 प्लस sin 0, ये तो 0 हो गया, मतलब μ0I/4πd, ये 1 हुआ, 1 + 0 मतलब वही रहा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे वापस, राइट हैंड थंब रूल, अगर ये करंट तो कर्ल करो अंदर की तरफ आउटवर्ड, या फिर थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लाइक दिस, मैग्नेटिक लाइन इस तरह जा रहा है, ठीक है, जैसे भी समझना है। तो बच्चों ये हो गया फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, मैंने इनफाइनाइट को बताया, सेमी इनफाइनाइट बताया, और एक जो मैंने केस बताया कि भाई पॉइंट अगर नीचे ऊपर कहीं पर रहे। एक और बात समझने वाली बात है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आएगा, बट ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, एक लॉजिक है। केस नंबर 4, कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है और इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है, क्या करोगे? तो यहां पर अगर लोग एक एलिमेंट चूज करते हैं, मान लो ये डीएल, और अपने को यहां मैग्नेटिक फील्ड करना है जो कि इसी के लाइन पर है,
तो मैं बोलता हूं यहां से इसका दूरी क्या होगा, कोई वेक्टर आर। अगर बायट-सैबाट्स लॉ पे चलो तो देखो क्या दिखेगा, dv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आई dl क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, या फिर वेक्टर आर बाई आर क्यूब, जो भी। तो बच्चों यहां पे dl वेक्टर और वेक्टर आर में कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है 0। अगर इधर कोई पॉइंट होता तो कितना एंगल बनता, 180। पर थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, dl क्रॉस आर कैप तो 0 हो जाएगा ना, बिकॉज dl क्रॉस आर कैप क्या होता है, dl का वैल्यू इंटू आर कैप का वैल्यू इंटू साइन ऑफ द एंगल। यहां पे साइन ऑफ द एंगल क्या है, 0 या फिर 180। मतलब अगर पॉइंट P जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना इज ऑन द लाइन, नोट कर लेना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज 0, याद रखना, ठीक है। तो मैंने लॉन्ग वायर के लिए, सेमीफाइड वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए, हर तरह के वायर के लिए फॉर्मूला डिराइव कर दिया जब स्ट्रेट वायर्स है। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अब अगर कोई सर्कुलर कॉइल होता है, उसके सेंटर पर, उसके एक्सिस पर अलग अलग जाके मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करने वाला हूं, और वहीं से हम लोग डाइपोल के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। मैं हर वीडियो में ना एक एक ऐसे करके डेरिवेशन भी देता जाऊंगा और बहुत से रिजल्ट्स भी वहां पे देता जाऊंगा। तो हम लोग को करना क्या है, नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए प्रैक्टिस या कोशिश रखना, क्या रखना है कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल रहता है ऐसा, जिसका मान लो n टर्न्स है और यहाँ पे I करंट है, रेडियस r है, तो यहां पर z की दूरी पर इस पॉइंट पर B का फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव करके रखना है इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। हम लोग इस तरह हर वीडियो में एक टास्क लेंगे और करते जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करो, ये डेरिवेशन का प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा ये सारा लॉजिक, ठीक है बच्चों। दिस वाज फ्रॉम दिस वीडियो, विल कीप सॉल्विंग, एकदम फील के साथ, मजे के साथ सॉल्व करते चलो। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी फॉर्मूला बेस्ड है, फील लेते रहो, ठीक है। दिस वाज फ्रॉम दिस वीडियो, और एकदम मजे से, ठीक है। थैंक यू।